Very good morning, students. Today we'll be dealing with the term pleading. The provisions relating to the term pleading is provided under Order 6 of CPC. Students, while dealing with the provision relating to institution of suit, later on the framing of suit, and while dealing with the framing of suit provision, we dealt with order 1, that is parties. Now, what role this party have in that particular framing of suit? This role is been provided under this basically order 6, that is to say pleadings. इन जनरल प्लीडिंग मतलब होता क्या है, तो जो कुछ भी पार्टी बोलती है या जो कुछ भी पार्टी राइटिंग में कोर्ट में देती है, किसी भी फॉर्म में जो बेसिकली पार्टी कोर्ट में देती है उसे हम पार्टीज का प्लीडिंग बोलते हैं। अब हमें पता है कि प्लीडिंग एक तरीके का कंटेंशन होता है, स्टेटमेंट होता है, और ये वो स्टेटमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे पार्टी जो है वो कोर्ट की हेल्प मांगता है। तो ये तीन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें इजी जाएगा अंडरस्टैंड करना व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्लीडिंग। Now, if we take into consideration what do we mean by the term pleading and what provision has been provided under CPC, so we'll find that Order 6 Rule 1 deals with the term pleading. जैसा मैंने बताया, इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज। अब पार्टीज दो होती हैं, एक प्लेंटिफ जो सूट फाइल कर रहा है एंड द अनदर वन इज द डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया गया है। तो प्लीडिंग मतलब क्या हो गया हमारा, जो स्टेटमेंट प्लेंटिफ करता है उस स्टेटमेंट को हम प्लेंट कहते हैं, यानी इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि स्टेट रिप्लाई जो बेसिकली प्लेंट को होगा, जो रिप्लाई डिफेंडेंट प्लेंट को फाइल करेगा उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये डिफेंडेंट फाइल करता है। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, ये लोग क्या कहलाए जाते हैं, पार्टीज टू द सूट कहलाए जाते हैं, पार्टीज टू द पिटिशन कहलाए जाते हैं। यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट सूट की पार्टीज हैं और इसीलिए जो कोई भी स्टेटमेंट्स वो करेंगे उसे हम प्लीडिंग बोलेंगे। अब क्योंकि प्लेंटिफ तो प्लेंट के द्वारा स्टेटमेंट करेगा, डिफेंडेंट जो है वो तो डिफेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा स्टेटमेंट्स करेगा, अपनी प्लीडिंग करेगा, तो उसे हम डिफेंडेंट की प्लीडिंग बोलेंगे। सो प्लेंट मतलब pleading of plaintiff and written statement means the pleading of the defendant. Supreme Court in K. Lakshmanan versus Thekiyal Padmini, it held that the pleading consists of only two things. दो ही चीजें इसमें आती है, फर्स्टली प्लेंट में प्लेंट एंड सेकेंड वन इज द रिटर्न स्टेटमेंट। ये दोनों चीजें जो है मिलके क्या बनती है, एक तरीके से प्लीडिंग बनती है। नाउ नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द प्लीडिंग इन जनरल, जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हमने देखा प्लीडिंग मीन्स अ स्टेटमेंट इन राइटिंग ऑफ द पार्टीज टू द सूट। दीज आर द स्टेटमेंट मेड इन राइटिंग। Who make the statements? The party make the statement. What do the party while making the statement do? They set out their contentions. पार्टी जो है इन स्टेटमेंट के थ्रू क्या बताती है, अपने कंटेंशंस बताती है, अपने क्लेम्स बताती है एंड साथ ही काउंटर क्लेम्स भी बताती है। नाउ कंटेंशंस हमको पता है, क्लेम्स हमको पता है, काउंटर क्लेम्स मतलब क्या होता है। काउंटर क्लेम का मतलब होता है जैसे नॉर्मल सिचुएशन में प्लेंटिफ जो है वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कर रहा है या स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन कर रहा है, तो नॉर्मली जब हम बात यहाँ कर रहे हैं सूट की, सिविल सूट की, देन इन दैट केस हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम की। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो है अपने प्लेंट के द्वारा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कर रहा है। जैसे माय लॉर्ड फॉर एग्जांपल, मुझे जो है वो अजय से 10,000 रुपए लेने हैं। डिफेंडेंट जो है अजय है, मुझे उससे 10,000 रुपए लेने हैं।
और जब बात अजय के सामने आती है और अजय जब कोर्ट में आता है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करता है और बोलता है माय लॉर्ड, मैं मानता हूं कि अनीता मैडम को मुझे 10,000 रुपए देने हैं, बट व्हाट अबाउट जो अनीता मैडम ने मेरे से 15,000 रुपए लिए थे। कहने का मतलब है कि डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते वक्त एक काउंटर क्लेम मेरे अगेंस्ट में कर देता है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कर देता है। ऐसी जब सिचुएशन आती है तो उसे हम काउंटर क्लेम बोलते हैं। तो एक तरीके से ऐसे सारे स्टेटमेंट जो कि राइटिंग में पार्टीज के द्वारा सबमिट किए जाते हैं और ये सूट को बेसिकली स्टेटमेंट के द्वारा नैरो डाउन करने का तरीका होता है एक तरीके से, और इसमें पार्टीज जो है वो अपने कंटेंशंस, अपने क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स बताती है। इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल द सेम टू बी दी प्लीडिंग्स। Now, as we have said, it inclusive of both the things, the plaint as well as the written statement. If we take into consideration the plaint, then in that case, plaint का जो provision है वैसे देखा जाए तो order 7 में बताया गया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत अभी for the purposes of understanding ध्यान देते हैं कि plaint मतलब होता क्या है। जब हम ऑर्डर 7 पढ़ेंगे तो इन डिटेल विल डील विद व्हाट डू बाय द टर्म प्लेंट एंड व्हाट इज टू बी देयर रिटन डाउन इन द प्लेंट। नाउ फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, प्लेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ. It contains a statement of civil wrong which is caused to the plaintiff and on which he is asking the assistance from the court. And the third one is it is a plaintiff's pleading. ये plaintiff का क्या होता है? Pleading होता है। अगर हम बात करें कि रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, तो रिटर्न, क्योंकि हमने बोला प्लीडिंग इज ऑल्सो मीन्स अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का जो प्रोविजन है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 8। अब जब हम ऑर्डर 8 करेंगे डिटेल में तो विल सी कि ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट इन डिटेल है क्या, लेकिन अभी प्रेजेंट में फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग विल सी रिटर्न स्टेटमेंट एक तरीके का स्टेटमेंट ऑफ डिपेंडेंट होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है और ये कंटेन करता है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द स्टेटमेंट मेड बाय द प्लेंटिफ। हम किसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कर रहे हैं? वॉट एवर द कंटेंशन विच द प्लेंटिफ हैज मेड इन ए स्टेटमेंट, because his statement was a statement of claim, and in order to answer that statement of claim we are filing statement of defense. नेक्स्ट इज इट इज डिपेंडेंट्स प्लीडिंग। ये क्या है? एक तरीके का डिपेंडेंट का प्लीडिंग है। क्या डिपेंडेंट का प्लीडिंग है? रिटर्न स्टेटमेंट डिपेंडेंट का प्लीडिंग है। इट इज अ रिप्लाई ऑफ डिपेंडेंट टू द प्लेंट, और ये क्या है? एक तरीके का प्लेंट का डिपेंडेंट जो रिप्लाई फाइल कर रहा है वो है, और इसीलिए इसे हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं और इसीलिए भी इसे हम रिटर्न डिपेंडेंट का प्लीडिंग बोलते हैं। नाउ पर्पस क्या होता है प्लीडिंग का? प्लीडिंग करने का पर्पस क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप दो लोग मेरे पास झगड़ते हुए आते हैं और झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो मैं आपको क्या कहूंगी? अच्छा जस्ट हैव अ ब्रेक, मेरे को बताओ क्या बात हुई। फिर आप लोग फिर से झगड़ने लग जाते, तो मैं क्या बोलती हूँ? अच्छा पहले आप बताओ क्या हुआ। फिर उसकी बात सुनने के बाद में आई कॉल अपॉन द अदर पर्सन एंड मैं कहती हूँ कि ठीक है अभी आप बताओ, इसका बात हो गया बोल के, अब आप बताओ कि क्या हुआ, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो बेसिकली दोनों भी पार्टीज डिस्प्यूट में हैं उन दोनों की बातों को एक एक बार सुना जाता है और उसमें फिर दोनों के बीच में झगड़े का मुद्दा क्या है ये चीज तय की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पर्पस क्या है कि दोनों भी पार्टीज को सुनने के बाद में दोनों भी पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट का जो एरिया है, डिस्प्यूट का जो एरिया है उसको पता करना, यानी नैरो डाउन करना द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज। जो चीजें एडमिटेड है दोनों भी पार्टीज के द्वारा अब वो झगड़े का मुद्दा नहीं रही, जो सिर्फ डिस्प्यूटेड है वही झगड़े का मुद्दा रही। तो इस तरीके से हम एक एक करके क्या करेंगे? नैरो डाउन करेंगे एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज। तो बेसिकली ये पर्पस होता है प्लीडिंग का। ठीक है, तो पर्पस देखते हैं सबसे पहले, टू गिव फेयर नोटिस टू ईच पार्टी टू प्रिवेंट सरप्राइज एट हियरिंग। सारी बात बताओ, कुछ भी मत छुपाओ, चलो क्या हुआ था बताओ पूरा डिटेल में। इस तरीके से हम फेयर नोटिस देते हैं हर एक पार्टी को, ताकि वो कुछ ऐसी बात ना बोले जो अदर पार्टी को सरप्राइज हो जाए आगे जाके। ठीक है, तो कोई चीज छुपानी नहीं है, एवरीथिंग हैज टू बी स्टेटेड। नेक्स्ट इज टू डिमिनिश एक्सपेंसेस एंड डिले। कहने का मतलब है जितने भी तकलीफें हैं दोनों भी पार्टीज के बीच में वो सब इधर ही बता दो अभी,
सो दैट ऐसा ना हो कि आज आप इस बात को लेके झगड़ा कर रहे हैं, कल आप किसी दूसरी बात को लेके झगड़ा करेंगे, आज इस बात को लेके कोर्ट में मैटर फाइल कर रहे हैं, कल किसी दूसरी बात को लेके कोर्ट में मैटर फाइल कर, जो भी आप लोग के बीच में डिस्प्यूट है वो सब आज ही रिजॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से पर्पस होता है प्लीडिंग का कि जो भी बातें आपकी एक दूसरे के अगेंस्ट में एलिगेशन है, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्लेम है, वो सब अभी ही बता दीजिए अगर वो सॉल्व हो सकता है तो इस मैटर में। नेक्स्ट इज टू नैरो डाउन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। तो ये बेसिकली 3 पर्पस होते हैं प्लीडिंग के, ये 3 पर्पसेस से प्लीडिंग की जाती है या प्लीडिंग बुलाई जाती है। नेक्स्ट इज, ये जब भी हम प्लीडिंग कर रहे हैं, जो भी हम प्लीडिंग कर रहे हैं, जो भी हम स्टेटमेंट कर रहे हैं, कंटेंशंस लिख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, ऐसा बनाते वक्त में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनको कंप्लाई किया जाना चाहिए। अब ये कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनको कंप्लाई किया जाना चाहिए, या व्हाट आर दीज फंडामेंटल रूल्स जिनको कंप्लाई किया जाना चाहिए? तो दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 2। नाउ व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 2, ये बोलता है कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ फैक्ट्स बताना है, लॉ नहीं बताना है। हमने स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, फैक्ट्स बताना है, हमको लॉ नहीं बताना है। भाई लॉ क्यों नहीं बताना है, उसके पीछे की वजह जो है हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ योर पर्पस आई वुड से इट वुड बी द कोर्ट विल सी कि कौन सा लॉ वहां अप्लाई होता है। जब हम बात करते हैं कि कोर्ट में हम इन पर्सन भी अपीयर हो सकते हैं, इट मीन्स कि एज अ लेमैन इन पर्सन जब कोर्ट में अपीयर होता है तो नीड नॉट नेसेसरी उसको क्या कानूनी दाव पेच है, क्या कानून है, उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना सपोर्ट नहीं कर रहा है, सारी चीजें उसे पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो सिर्फ आ गया है कोर्ट में फॉर द रीजन उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई राइट वॉलेट हुआ है, और वो राइट के अंतर्गत वो राइट जो वॉलेट हुआ है उसके लिए रेमेडी लॉ में मिल सकती है। बट कौन से लॉ में मिल सकती है, कितने एक्सटेंड में मिल सकती है, ये सारी बातें उसको ज्यादा अवेयर नहीं है वो। इसीलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बोली गई है कि ही मस्ट ओनली स्टेट द फैक्ट एंड नॉट द लॉ, पार्टी शुड ओनली स्टेट द फैक्ट एंड नॉट द लॉ। सेकेंड इज, जब ये भी ये फैक्ट बता रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ काम की बात बताओ, मटेरियल फैक्ट बताओ, बहुत इधर उधर की बातें मत करो, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताओ, ठीक है। अच्छा, मटेरियल फैक्ट भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा बताओ कि जो बिल्कुल क्लियर कट हो, और इसको साबित करने के लिए एविडेंस आपके पास में, ये चीज आप मत बताओ, ये चीज आपने उसमें नहीं बतानी। तो इट मस्ट स्टेट द फैक्ट ऑन विच द पार्टी रिलाइज एंड नॉट द एविडेंस दैट इज टू बी प्रूव। कौन से एविडेंस के द्वारा आप उसको प्रूव कर रहे हो, ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है प्लीडिंग में, आपको सिर्फ क्या बताना है, फैक्ट्स ही बताना है। साथ ही साथ फैक्ट जो है वो कभी भी हमेशा कम शब्दों में और सर्टेनिटी, प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी के साथ आपने बताना है, कंसाइसली बताना है। So this is nothing but a fundamental rules of the pleading. So what are the fundamental rules of the pleading? Firstly, it should only state the fact and not the law. अगर फैक्ट भी बता रहे हैं तो सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताएं, और सिर्फ वो फैक्ट जिनके ऊपर पार्टी रिलाय कर रही है वो फैक्ट्स बताएं, वो नहीं जिसको कि एविडेंस के द्वारा बाद में प्रूव किया जाना चाहिए। साथ ही साथ फैक्ट जो है वो हमेशा कंसाइसली स्टेट किए जाने चाहिए विद प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी, ठीक है। नाउ इफ यू टेक इनटू कंसीडरेशन द pleading should state the fact only and not the law one by one, then in that case what is there provided? The parties must only state the fact and not the law. It is the court to find out all the pleas of law that may apply to the fact. ये court देखेगा कि कौन सा law apply हो रहा है इस fact को. If the party has made a wrong statement about the applicability of any law, then in that case court जो है वो bound रहेगा कि वो क्या करेगा, उस correction, उस mistake को correct करेगा, ठीक है। अब एक्सेप्शन है इसको, इस रूल को एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, सर्टन लीगल प्लीज लाइक सूट जो है वो टाइम बार्ड है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल अप्लाई होता है, ये सारी बातें जो है ये आप अपनी प्लीडिंग्स में स्टेट कर सकते हैं। इट इज नॉट बार्ड, आप इसको बार, ये बार नहीं है, आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग के अंतर्गत ही आता है, आप इसको जरूर आप लिख सकते हैं अपने स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, प्लीडिंग मस्ट कंटेन ओनली मटेरियल फैक्ट। प्लीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट से कंटेन करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी हैव सीन द सेकंड फंडामेंटल रूल। और व्हाट डज दिस मीन, मटेरियल फैक्ट्स जो है वो हमेशा प्राइमरी और बेसिक फैक्ट्स होते हैं। मटेरियल फैक्ट्स कौन से होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स का मतलब वो सारे फैक्ट जो कि प्राइमरी है एंड विच आर बेसिक फैक्ट्स।
ये एक तरीके से फाउंडेशन ऑफ क्लेम होते हैं, फाउंडेशन ऑफ डिफेंस होते हैं। ये वो फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पार्टीज को मिला है या डिफेंस का राइट जो है डिफेंडेंट को मिला है, और इसीलिए ये सब मटेरियल फैक्ट्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा ये फैक्ट जो है ये प्रूव्ड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंस। ये जो फैक्ट है ये बेसिकली प्रूव दिए जाते हैं या प्रूव किए जाते हैं किस बात के लिए, क्यों जरूरी होते हैं ये, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन और अ डिफेंस। और अगर मान लीजिए पार्टी ओमिट कर देती है प्लीड करना, छोड़ देती है इस तरीके की प्लीडिंग्स को करना, देन इन दैट केस बाद में जाके पार्टी को अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो इस तरीके की प्लीडिंग्स को वापस से क्या करे, उठाए या वापस से उसको मैटर में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करे। तो इफ द पार्टी ओमिट्स टू प्लीड these facts it will not be allowed to give the evidence on that fact at a trial। और जो चीजें स्टेटमेंट्स पार्टी ने नहीं किए हैं उसके ऊपर पार्टी को एविडेंस देने के लिए ट्रायल में नहीं परमिट किया जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट अ pleading should state only the material facts and not the law। Now let us see the next thing, हाउ टू डिसाइड कि जो हमारे फैक्ट्स हैं वो मटेरियल फैक्ट्स हैं। हम कैसे तय करेंगे कि ये जो हमारे पास में फैक्ट्स है ये मटेरियल फैक्ट्स है और ये हमको कोर्ट में स्टेट करने हैं या हमें कोर्ट में बताने चाहिए। तो फर्स्टली सूट फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। अगर हमारा सूट जो है वो टाइटल के ऊपर बेस्ड है तो हमारे लिए मटेरियल फैक्ट क्या होगा, सोर्स ऑफ टाइटल, हमें कहाँ से वो टाइटल मिला है वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए मटेरियल फैक्ट है। नेक्स्ट अगर सूट जो है वो फ्रॉड के लिए है, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, विलफुल डिफॉल्ट के लिए या अंडर इन्फ्लुएंस के लिए है, देन इन दैट केस पूरी डिटेल कौन सी डेट को हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, कौन सी जगह पे हुआ और किस तरीके से हुआ, ये सारी बातें जो है ये सब मटेरियल फैक्ट कहलाई जाएगी, ये हमको स्टेट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर सूट जो है वो मिसकंडक्ट के लिए है, नेग्लिजेंस के लिए या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए है, देन इन दैट केस वो सारे मटेरियल फैक्ट जो कि हमको ये बताएं कि कैसे मिसकंडक्ट हुआ, कब हुआ, किसने किया, किस मैनर में किया, क्यों किया, ये सारी बातें जो है वो हमको स्टेट करनी चाहिए, ये मटेरियल फैक्ट हुआ। नेक्स्ट इज अगर सूट फॉर डैमेज फॉर डेफर्मेशन है, देन इन दैट केस जो भी स्लेंडरस वर्ड्स यूज हुए है ना, जो कुछ भी बेसिकली किसने कहे, किसको लेके कहे, कौन सी जगहों पर कहा गया, वेदर उसको पब्लिश किया गया क्या, ये सारी बातें जो है वो क्या कहलाई जाएगी, मटेरियल फैक्ट्स कहलाई जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट ऑन विच दे रिलाई ऑन विच द पार्टी रिलाइज एंड नॉट द एविडेंसेस दैट इज टू बी प्रूव्ड। और वो चीज कौन से एविडेंसेस के द्वारा वो फैक्ट प्रूव करेगी ये नहीं बताना है, सिर्फ उसने कौन से फैक्ट के ऊपर पार्टीज रिलाई कर रही है यही चीज उसने सिर्फ बतानी है। तो हमको पता है फैक्ट्स बताने, मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, मटेरियल फैक्ट्स में भी कौन कौन सी बातें मटेरियल फैक्ट में आती है वो हमने देखी, और साथ ही साथ उसने हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन से फैक्ट्स के ऊपर वो रिलाई कर रहा है, कौन से एविडेंसेस के द्वारा प्रूव करेगा, चीज उसने नहीं बतानी है। देन इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से कि द फैक्ट्स आर ऑफ टू काइंड। फैक्ट जो है वो दो काइंड के हो सकते हैं। पहला फैक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, फैक्ट जिसे हमें प्रूव करना है वो हो गया मटेरियल फैक्ट। फैक्ट्स बाय मींस ऑफ विच फर्स्ट काइंड ऑफ फैक्ट आर टू बी प्रूव्ड, और ऐसे फैक्ट जिनको हमें फर्स्ट काइंड ऑफ फैक्ट के द्वारा प्रूव करना है वो हमारे हो गए एविडेंस। तो एक तरीके से ये फैक्ट्स यानी मटेरियल फैक्ट्स एंड एविडेंस ये होगा। नेक्स्ट फैक्ट मस्ट बी कंसाइसली स्टेटेड विद प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी। व्हाट डज दिस मीन? कहने का मतलब है जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट और क्लियर होना चाहिए, सर्टेनिटी के साथ होना चाहिए। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो फैक्ट जो है जो भी प्लीड कर रहे हैं हम वो कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, अननेसेसरी फैक्ट्स जो है वो हमने नहीं डालने चाहिए उसमें, उनको ओमिट कर देना चाहिए। मटेरियल फैक्ट जो है वो ब्रेविटी के साथ हमने बताने चाहिए, हमने बार बार प्लीडिंग में रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, हमारी लैंग्वेज जो है वो प्लेन और सिंपल होनी चाहिए, कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहिए, रिएटरेशन अवॉइड करना चाहिए, और प्लीडिंग्स जो भी है हमारी हमेशा उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाना चाहिए और उन पैराग्राफ्स को नंबर्ड किया जाना चाहिए। So these are the basically fundamental rules regarding the pleading.
Now, apart of these fundamental rules, there are the other rules of pleading too. हमारे पास में other rules of pleading भी है. Now, let us see what are these other rules of pleading. Other rules of pleading में बोलता है जब कभी भी आप misrepresentation, fact, breach of trust, willful default और undue influence plead करने वाले हैं, then in that case आपको particulars with dates and items state किए जाने चाहिए. This has been provided under rule 4. अगर पार्टी डज नॉट स्टेट नेसेसरी पर्टिकुलर इन हिज प्लीडिंग, उसने बताना चाहिए था पर उसने वो बताया क्या, नहीं बताया, then in that case the court may order the party pleading to state that further and better particular of the matter stated in his pleading. This has been provided under section 5. अगर परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बतानी है क्योंकि वो अपने आप में इम्प्लाइड है प्लीडिंग में, बट अगर अपोजिट पार्टी जो है वो कॉन्टेस्ट करती है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर अपोजिट पार्टी बोलती है कि माय लॉर्ड इसने वो कंडीशन प्रेसिडेंट कंप्लाई नहीं किया है, देन इन दैट केस विद द कोर्ट परमिशन अब क्या करेंगे, हमने परफॉर्मेंस किया है कंडीशन प्रेसिडेंट का, ये हम स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज ऐसा इम्प्लाइड मान लिया जाएगा कि हमारी तरफ से कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो कंप्लायंस किया गया है. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 6. If we take into consideration the rule 7, what has been provided? जनरल डिपार्चर, जो भी एक बार हम प्लीडिंग कर देते हैं उससे हम मुकर नहीं सकते, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल अप्लाइज ओवर देयर, ठीक है. लेकिन यदि मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है भी कि अब हमको इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट कर सकते हैं. जनरल डिपार्चर फ्रॉम द प्लीडिंग इज नॉट पॉसिबल एंड एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट. No party can raise any ground of claim or contain any allegation or fact inconsistent with his previous pleading. Next is a bare denial of contract by the opposite party will be construed only as a denial of factum of the contract and not the legality or validity of such contract. रूल 8 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का फैक्टम डिनाई हो रहा है इतना ही कंस्ट्रू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल है या वैलिड नहीं है ये हम कंस्ट्रू नहीं करेंगे. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 8. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमेशा हमको लेंथ में सेट आउट नहीं करने हैं. प्लीडिंग्स के अंदर, प्लीडिंग में हम मेंशन करते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हियर विद, डॉक्यूमेंट नंबर 7 अटैच्ड हियर विद, तो उसमें हमको ये नहीं बताना है कि डॉक्यूमेंट हमने बेसिकली किसके नाम पे था, किसको इशू किया गया, क्या क्या चीज, वो तो हम जब डॉक्यूमेंट प्लीडिंग के साथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट से हमको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट में कौन अथॉरिटी है, कौन एप्लीकेंट है, क्या डेट है, क्या कंटेंशन है उसके, वो सारी चीजें हम प्रेजेंट में प्लीडिंग बनाते वक्त में नहीं मेंशन करते हैं. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 9. Now what does rule 10 says? Whenever malice, fraudulent intention, knowledge or other conditions of the mind of a person is material, then in that case हमको pleading में सिर्फ ये बताना है कि भाई ये पर्टिकुलर मेलाइस है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, नॉलेज है या अदर कंडीशंस ऑफ द माइंड अवेलेबल एग्जिस्ट करती है पर्सन में उस वक्त. हमको ये नहीं बताना है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है कि ये पर्सन मेलाइस वाला है या पर्सन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन वाला है या इसको नॉलेज है, ये सारी बातें हम जो है कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस इन्फर्ड करेंगे ये चीज हमको उसमें नहीं बतानी है. So these are the actually other rules. Apart of that, if it is material to allege notice to any person of any fact, matter of a thing, pleading should allege the notice as a fact without settling out the form of a precise term of such notice or the circumstances from which it is to be inferred. What does rule 11 says? Rule 11 बोलता है कि अगर मान लीजिए हमें मैटर में ये बताना जरूरी है कि अदर पर्सन को इस बात के बारे में जानकारी थी या अदर पर्सन को इसके बारे में ऑलरेडी पता था, तो हम जो है सिर्फ इतना बोलेंगे माय लॉर्ड इस पर्सन को इसके बारे में पता था. हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे पता था, हम ये नहीं बताएंगे कि देखो इसने ये वर्ड यूज किए ना, इसका ये मतलब निकलता है कि इसको पता था, ऐसा नहीं होता. विदाउट सेटलिंग डाउन द फॉर्म ऑफ प्रिसाइज टर्म ऑफ सच नोटिस और द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच इट इज टू बी इन्फर्ड नीड नॉट बी स्टेटेड. Now let us see what has been provided under rule 12. Implied contract or the relations between the person may be alleged as a fact, and a series of the letters, conversations and the circumstances from which they are to be inferred should be pleaded generally.
ये क्या बोलता है नॉर्मली कि अगर हमको ये बताना है कि पार्टीज के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, रिटर्न में नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर बिटवीन द पार्टीज हम कंस्ट्रू कर रहे हैं कि पार्टीज के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम बता रहे हैं कि पार्टीज के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर दोनों भी पार्टीज का रिलेशन कुछ इस तरह से है कि हम ऐसा मान के चले कि दोनों भी पार्टीज के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था, देन इन दैट केस हम जो है ये बात साबित कैसे करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो राइटिंग में है नहीं, तो साबित कैसे करेंगे, तो सीरीज ऑफ लेटर्स कॉन्वर्जेशंस जो भी पार्टीज के बीच में हो रहा है और कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि पार्टीज के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट प्रूफ अवेलेबल नहीं है। तो ये जो इनडायरेक्ट प्रूफ्स हैं इनके द्वारा हम प्लीडिंग्स में बता सकते हैं कि पार्टीज के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 12। Now let us see what has been provided under Rule 13. Facts which the law presumes in the favor of the party as to which a burden of proof lies upon the other side need not be pleaded. कहने का मतलब है फैक्ट में हम ये नहीं करेंगे, ये मेंशन नहीं करेंगे प्लीडिंग के रूप में कि हमको पता है कि लॉ प्रिज्यूम कर, ये लॉ हमारे फेवर में है और इसीलिए ये हमारे फेवर में ऑर्डर पास होना चाहिए, इस तरीके के स्टेटमेंट हम नहीं करेंगे। फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम्स इन द फेवर ऑफ द पार्टी और एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन दी अदर साइड, उसे हमको प्लीड नहीं करना चाहिए, जिसको प्रूव करने के लिए बर्डन जो है वो अदर पार्टी के साइड में पड़े, इस तरीके से हमने कोई भी फैक्ट्स को प्लीडिंग के रूप में मेंशन नहीं करना चाहिए। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 13। Now let us see what has been provided under Rule 14 and 14A as well as Rule 15. So signing of the pleading deals with Rule 14 and 14A and the verification part deals with Rule 15. Now जो भी pleadings पार्टी कर रही है, पार्टी और उसके प्लीडर ने उन pleadings को साइन करना है। अगर मान लीजिए वो साइन नहीं कर सकती है या इलिटरेट नहीं है, देन इन दैट केस क्या होगा, कोई और पर्सन जो उनके अथराइज जिसको वो अथराइज करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा भी ये प्लीडिंग से साइन हो सकती है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन के द्वारा भी उसे भी हम साइन ही कंसिडर करेंगे। लाइक वाइज हर एक प्लीडिंग जो है वो वेरीफाई होनी, जो भी पार्टी प्लीडिंग कर रही है वो पार्टी ने उसको वेरीफाई भी करना चाहिए। वेरीफाई करना मतलब क्या, उसे ऑथेंटिकेशन जो है वेरिफिकेशन से मिलता है, इसी से ही हम पार्टी के ऊपर उस प्लीडिंग को लेके बाइंडिंगनेस लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जो भी वेरिफिकेशन कर रहा है ये ईदर पार्टी हिमसेल्फ होगा या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जो चीजों से अवेयर है, जो उन बातों से अवेयर है, वो पर्सन हु इज एक्विटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस can verify the things and can also sign the things. The person verifying the pleading must specify what paragraph वो वेरीफाई कर रहा है अपने नॉलेज के बेसिस पे और कौन से पैराग्राफ को वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वेरीफाई कर रहा है। दूसरा, वेरिफिकेशन जो है वो साइंड होनी चाहिए, पर्सन जो भी उसको वेरीफाई कर रहा है मस्ट कंटेन द डेट एंड द प्लेस ऑन विच इट इज साइंड, और साथ ही साथ उस वेरिफिकेशन में डेट और प्लेस होनी चाहिए जो कि ये बात बताए कि कब और कहाँ और कौन से दिन जो है उसने उस प्लीडिंग्स को वेरीफाई किया है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली साइनिंग एंड वेरिफिकेशन का। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ साइनिंग एंड वेरिफिकेशन? ऑब्जेक्ट ऑफ साइनिंग एंड वेरिफिकेशन इज, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं पार्टी के ऊपर, जो भी इस तरीके का स्टेटमेंट कर रहा है और स्टेटमेंट में उसने जो कुछ भी लिखा है उस बात को लेके पार्टी के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मतलब क्या, अब एक बार बोलने के बाद में उस बात से मुंह कर नहीं सकता है एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, सेकेंड, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द मैटर ऑफ साइनिंग और वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग, देन इन दैट केस उसे हम इरेगुलरिटी कंसिडर करेंगे। साइनिंग में वैसी साइन नहीं दिख रही है जैसे नॉर्मली हम करते हैं, काफी बार ऐसा होता है पेन डजंट वर्क प्रॉपरली, ओवर राइटिंग हो जाती है, या फिर कहीं पे हम हिंदी की साइन करते हैं, कहीं पे हम इंग्लिश में साइन करते हैं। तो इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन मैटर ऑफ साइनिंग और वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग, देन इन दैट केस उसे हम इरेगुलरिटी ट्रीट करेंगे, जिसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है आगे जाके, एंड इस ग्राउंड के ऊपर बेसिकली हम प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed